औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 3 का रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट किया था और इसमें हमने क्वेश्चन 6 तक जो क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व किए थे। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में ये जो बाकी क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज के, तो इसको हम आज इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो मैंने क्वेश्चन 7 जो है वो बोर्ड पर लिखा है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? जुबैर पास्ड अवे आफ्टर लिविंग प्रॉपर्टी वर्थ रेस 9,62,000, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी एमंग his a wife, daughter and 2 sons। मतलब ये है कि ज़ुबैर जो है वो मर चुका है और वो प्रॉपर्टी छोड़ गया है जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी कीमत क्या है, वो है 9,62,000। अब हमने क्या करना है, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके दरमियान, इसकी वाइफ के, इसके डॉटर के और इसकी 2 सन के दरमियान हमने इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इसको हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सॉल्यूशन में लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि टोटल प्रॉपर्टी वर्थ कितना है, या हम इसको इस तरह लिखेंगे कि टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी वो छोड़ गया है इसकी टोटल वैल्यू कितना है। ठीक है, तो है रेस 9,62,000 है। ठीक है, अब इसको हमने डिवाइड करना है इसकी वाइफ के, इसके डॉटर के और इसकी 2 सन के दरमियान हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमने क्वेश्चन पिछले जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे इसमें हमने बी पढ़ा था कि अगर कुछ प्रॉपर्टी है और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वाइफ, डॉटर एंड सन के दरमियान, तो वाइफ जो है इसकी जो बीवी है वो हमेशा कितना लेती है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, इस्लामिक रूल जो है वो हमेशा अगर टोटल अमाउंट का हम कितने पार्ट्स बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट, तो अगर इसके हम 8 पार्ट्स बना लेते हैं तो इसमें इसका कितना हिस्सा होगा, सिर्फ एक हिस्सा होगा। ठीक है, किसकी, वाइफ की। इसके बाद जो अमाउंट रह जाता है, पहले हमने क्या करना है, टोटल अमाउंट को हमने 8 पर डिवाइड करना है और इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि इसमें इसकी टोटल जो हिस्से है 8। ठीक है, अगर टोटल अमाउंट को 8 हिस्से में तकसीम किया जाए तो वाइफ का शेयर कितना है, सिर्फ एक हिस्सा है इसमें। तो सबसे पहले हमने वाइफ का हिस्सा मालूम करना है और फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इस अमाउंट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है डॉटर एंड 2 सन के दरमियान। तो चलो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह लिखेंगे कि नाउ वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है कि शेयर ऑफ वाइफ या शेयर ऑफ वेडो हम इसको भी कह सकते हैं। ठीक है, तो शेयर ऑफ वाइफ वो हमेशा बराबर होता है 1/8। मतलब ये है अगर टोटल हम कितने हिस्से बना लेते हैं 8, तो इसमें इसका कितना हिस्सा है, सिर्फ एक हिस्सा ऑफ टोटल वैल्यू। जो टोटल वैल्यू है इसमें सिर्फ इसका एक हिस्सा है, अगर इसके 8 हिस्से 8 पार्ट्स बना लेते हैं तो 1/8 मल्टीप्लाई बाई। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, टोटल वैल्यू कितना है, 9,62,000 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 1 और 9,62,000 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो इससे आंसर क्या आता है, 9,62,000 और डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा, 8 आएगा। 1 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये अपनी जगह आ गया और इसके साथ हमने क्या करना है, 8 को मल्टीप्लाई कर देना, 8 से डिवाइड कर देना है। तो अब ये जो टोटल अमाउंट है इसको हम अब डिवाइड करेंगे किस पे, 8 पे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 9,62,000 को डिवाइड करते हैं किससे, 8 से, तो इससे हमारा आंसर क्या आता है,
1,20,250। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वाइफ है वो कितना लेंगी इसमें से 1,20,250। अब ये टोटल अमाउंट से हम क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे क्योंकि ये इसका हिस्सा है इसकी बीवी का, वो इसको लेंगी तो फिर हम देखेंगे कि रिमेनिंग कितना अमाउंट रह जाता है। ठीक है, तो हम कह लेंगे रिमेनिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है इससे हम ये माइनस करेंगे। ठीक है, तो है 9,62,000 माइनस, इससे हम क्या माइनस करेंगे 1,20,250। तो चलिए इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर क्या आता है 8,41,750। अब ये अमाउंट ये जो प्रॉपर्टी है तो इसकी अमाउंट अब कितनी रह चुकी है 8,41,750। अब इस अमाउंट की जो ये प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे किसके दरमियान, इसकी एक डॉटर है और 2 सन्स है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि डॉटर जो है सन और डॉटर रेशो हमेशा क्या आता है, डॉटर टू सन रेशो हमेशा 1:2 आता है। मतलब ये है अगर डॉटर का एक हिस्सा है तो सन का कितना है इसमें 2 हिस्सा। इस्लाम में भी इस तरह है कि डॉटर हमेशा एक हिस्सा लेती है और जो बहन है वो हमेशा एक हिस्सा लेती है, और जो इसका जो भाई है वो कितना लेती है, इसका डबल लेती है। ठीक है, तो अब हम इसको इसमें डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ये भी दिया गया है कि 2 सन्स है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यह हम लिखेंगे कि आल्सो वी नो दैट, हमें ये भी पता है क्या, दैट सन गेट ट्वाइस ऑफ डॉटर। कि जो बेटा है वो हमेशा कितना लेता है, डबल लेता है किसके, डॉटर शेयर का। ठीक है, डॉटर शेयर। तो अब हम इसका रेशो लेंगे और फिर इस रेशो के हिसाब से हम इसमें ये जो मनी है ये डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि डॉटर रेशो सन। अब यहाँ पर इसकी 2 बेटे हैं तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, फर्स्ट सन और रेशो सेकंड सन। ठीक है, इसकी 2 बेटे हैं तो इसमें हम डिवाइड करेंगे। तो डॉटर का कितना हिस्सा है इसमें, एक, वो एक 1:2 है। ठीक है, 1 है, और बेटी का वो 2 इसका डबल लेते हैं तो ये भी 2 आएगा और ये भी क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि जितनी भी सन है तो उसको डबल हिस्सा मिलेंगे और जो डाटर है उसको सिर्फ एक हिस्सा मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो है टोटल रेशो मालूम करेंगे कि इसके टोटल कितने हिस्से बन जाती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ रेशो। अब हम इसको ऐड करेंगे तो बन जाते हैं 1+2+2, तो इससे क्या आता है 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो अमाउंट है ये 5 हिस्सों में डिवाइड होंगे और फिर इस 5 हिस्सों में एक हिस्सा डॉटर का है, 2 पहले सन का है और 2 दूसरे सन का है। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि शेयर ऑफ डॉटर, कि डॉटर का शेयर कितना है, वो है 1 आउट ऑफ कितने, टोटल हिस्से कितने हैं 5, और मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट 84,1750। अब हम इसमें कटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो कटिंग करते हैं। 5 1 जार 5, यहाँ पर देखिए 5 1 जार 5, ये 8 है, 8 माइनस 5 3 यहाँ पर कैरी हो जाएगी 34। तो 5 6 जार 30, 34 माइनस 30
4 बचता है, तो 4 यहाँ कैरी हो जाएगा, तो ये 41 बनेगा। तो 5 8 ज़ार 40, 41 माइनस 41, 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा 17, 5 3 ज़ार 15, 17 माइनस 15 2, 2 यहाँ पर कैरी हो जाएगा 25, 5 5 ज़ार 25 और 5 0 ज़ार 0। तो इससे हमारा आंसर किया गया। 1 को हम इसके साथ अब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 अगर हम 1,68,300 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर हमारा वापस आता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि शेयर ऑफ डाटर कितना आया है, वो है 1,68,350। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सन है उसका जो सन्स है उसकी शेयर फाइंड आउट करेंगे। तो चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब हम इसका जो शेयर्स है फर्स्ट सन और सेकंड सन का वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, ये शेयर ऑफ फर्स्ट सन, इसका कितना शेयर है, इसका 2 हिस्से हैं, आउट ऑफ 5 पार्ट्स मल्टीप्लाई बाय वही 8,41,750। तो यहाँ पर हमने एक बार कटिंग की है, तो फिर इसमें हम अगर कटिंग कर ले तो वही नंबर दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो वह आता है 1,68,350। अब हम इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2। यहाँ पर 1 था क्योंकि इसमें एक जो बेटी थी उसका सिर्फ एक हिस्सा था और जो बेटा है इसका कितना हिस्सा है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, 2 जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे आंसर आता है 3,36,700। तो ये शेयर ऑफ फर्स्ट सन है। इसी तरह अगर हम शेयर ऑफ सेकंड सन फाइंड आउट करते हैं तो फिर भी वो कितना आएगा, वो बिल्कुल इस तरह आएगा 3,36,700, क्योंकि जो बेटे हैं उनका हिस्सा क्या होता है, वो सेम ही होता है, ठीक है। तो हम इसको शेयर ऑफ सेकंड सन वो भी कितना आएगा, अगर हम इसको इस तरह मालूम करते हैं 2 और 5 मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट, तो फिर इसके बाद यही वैल्यू आएगी। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखूँगा 3,36,700, ठीक है। तो ये था शेयर ऑफ डाटर, शेयर ऑफ फर्स्ट सन और सेकंड सन, और शेयर ऑफ जो वाइफ था वो हमने फाइंड आउट किया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन बॉट 35 बुक्स फॉर रेस 7,000, ही गेन 10% प्रॉफिट बाय सेलिंग देम, फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस। एक पर्सन है जिसने 35 बुक जो है वो बाई किए हैं, ठीक है, वो ख़रीद लिए है। तो इस 35 बुक्स की प्राइस क्या है, 7,000 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कास्ट ऑफ 35 बुक्स और 7,000, ही गेन 10% प्रॉफिट बाय सेलिंग देम। फिर इसके बाद वो क्या करता है, वही बुक जो है वो बेच देते हैं, उसे सेल कर देते हैं, और इसमें वो कितना कमाते हैं, 10% प्रॉफिट वो कमाता है, ठीक है। फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, जो सेलिंग प्राइस है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमें सिर्फ परसेंटेज दिया गया है कि 10% उसने कमा लिए है, ठीक है। अब इसके थ्रू कास्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज की थ्रू हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेल प्राइस जो है वो फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि कास्ट प्राइस ऑफ 35 बुक्स जो है उसकी कास्ट प्राइस क्या है, तो ये रेस 7,000 है, ठीक है। यहाँ पर जो है प्रॉफिट परसेंटेज जो हमें दिया गया है तो वो है 10%। तो हम यहाँ पर इस तरह लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रॉफिट गेंड, कि इसने कितना मुनाफा किया है। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज दिया गया है वो कितना है, 10% है, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस, हमने SP फाइंड आउट कर देना है। तो एक्सरसाइज में हमने कुछ फार्मूलाज जो है वो पढ़े थे, ठीक है।
फार्मूलाज इस तरह थे कि अगर हमारे पास कास्ट प्राइस मौजूद हो और प्रॉफिट परसेंटेज मौजूद हो तो इससे हम सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस फार्मूला को हमने प्रूफ भी किया था, इसका प्रूफ हमने किया था। आप जाकर चैनल में वहाँ वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पर इस फार्मूला का जो है उसका प्रूफ हमने भी किया था। ठीक है, बेसिक फार्मूला से कुछ इन सारे फार्मूला का हमने प्रूफ किया था। तो हम यहाँ पर अब इस तरह लिखेंगे कि एज वी नो दैट इस तरह हमें मालूम है कि सेल प्राइस हमेशा बराबर होता है अगर हमारे पास कास्ट प्राइस हो और प्रॉफिट परसेंटेज हो। तो इसके लिए हमने फार्मूला इस तरह प्रूव किया था कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय कास्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100, ये फार्मूला हमने प्रूव किया था। ठीक है, तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, सेल प्राइस आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज जितना भी है वो है 10। ठीक है, अब इसके साथ हम परसेंट नहीं लगाएंगे। परसेंट तो हमने इसलिए सिर्फ लगाया यहाँ पर कि इससे हमें पहचान होता है कि यहाँ पर परसेंटेज की प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू लगानी है और परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100 है, तो वही 100 हमने नीचे लगाया है। ठीक है, तो 100 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय कास्ट प्राइस वो क्या है 7000 है और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो अब इससे क्या आता है सेल प्राइस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें ये 2 ज़ीरोज़ हम इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल करेंगे तो इससे हमारा आंसर क्या आता है। फिर इसके बाद क्या आता है 100 और 10 को हम ऐड करेंगे तो इससे आता है 110 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या है 70 है। तो सेल प्राइस अब हम क्या करेंगे 110 और 70 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आंसर क्या आता है 7 1 जार 7 7 1 जार 7 और ये 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे तो इससे हमारे पास आंसर क्या आ गया कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है अब 7700 है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग करेंसीज टू पीके और यूज अपडेटेड करेंसी रेट्स फ्रॉम द इंटरनेट। हमें कुछ मुल्क की जो है वो करेंसीज दी गई है और इसको हमने कन्वर्ट करना है किस पर, पाकिस्तानी रुपीज़ में इसको हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है यूज़ अपडेटेड करेंसी रेट्स फ्रॉम इंटरनेट। जो आपने तो कहा गया कि इंटरनेट से आपने क्या करना है अपडेटेड रेट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी अपडेटेड रेट्स फाइंड किए इंटरनेट से। तो 1 US डॉलर कितना है, आज जो है इसके रेट क्या है 221.01 PKR है। मतलब अगर हम 1 US डॉलर लेते हैं तो इससे पाकिस्तानी कितनी रुपीज़ बन जाती है 221.01। इस तरह 1 ब्रिटिश पाउंड कितना है 245.02 PKR। इसके बाद 1 कैनेडियन डॉलर कितना है आज 160.82 और 1 यूरो कितना है 215.37। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी है। इसके ऊपर हमने एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। USD यूनाइटेड स्टेट डॉलर, तो हमने कहा था कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 23 मल्टीप्लाई बाई 1। हम हर नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1। अगर हम इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारा आंसर जो है वो वापस 23 आ रहा है। और 1 इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं कि हमें 1 USD या 1 GBP या 1 कैनेडियन या 1 यूरो की वैल्यू हमें मालूम है। तो 23 मल्टीप्लाई बाई 1 USD, US डॉलर कितना है 221.01। अब हम क्या लिखेंगे इसके साथ PKR पाकिस्तानी रुपीज़। ठीक है, तो अब हम 23 मल्टीप्लाई बाई 221.01 क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आंसर आता है, आंसर क्या आता है इससे 5083.23 PKR। इसका मतलब ये है कि अगर हम 23 US डॉलर लेते हैं तो वो पाकिस्तानी कितनी रुपीज़ है 5083.23। ठीक है, तो ये था पार्ट ए। इसके बाद है पार्ट बी, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये है 556 कैनेडियन डॉलर, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 556.1 मल्टीप्लाई बाई 1 कैनेडियन डॉलर। तो 556 मल्टीप्लाई बाई 1 कैनेडियन डॉलर का रेट क्या है आज, वो है 160.82। ये रेट जो है ये हर टाइम क्या होते हैं
बदलती रहती है, ठीक है। तो आपने फ्रेश जो है वो करेंसी रेट फाइंड आउट करनी है किससे, इंटरनेट से। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 556 मल्टीप्लाई बाई 160.82, तो इससे हमारे पास आंसर क्या आता है, 89,415.92 PKR। तो इससे 89,415.92 अमाउंट आता है, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज़ में। फिर इसके बाद सी पार्ट है, तो वो है 67 यूरो, जो कि यूरो जो है वो कौन सी मुल्क का करेंसी है, यूरो जो है वो जो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस वगैरह इस ममालिक में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उस मुल्क का ये करेंसी है। तो अपडेट रेट मैंने फाइंड आउट किया है इंटरनेट से, तो वो है 215.37, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 67 मल्टीप्लाई बाई 1 यूरो। तो अब हम 67 मल्टीप्लाई बाई 1 यूरो की जगह हम क्या लिखेंगे, 215.37 PKR, पाकिस्तानी रुपीज़। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 67 मल्टीप्लाई बाई 215.37, तो इससे हमारे पास आंसर आता है 14,429.79 PKR, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ है। पार्ट डी फिर इसके बाद क्या है, 85 ब्रिटिश पाउंड है, ठीक है। तो चलो इसको फाइंड आउट करते हैं, 85 GBP ब्रिटिश पाउंड है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, 85 मल्टीप्लाई बाई 1 GBP, ठीक है। तो 85 मल्टीप्लाई बाई ब्रिटिश पाउंड का रेट क्या है, तो वो है 245.02। तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 245.02 PKR। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 85 मल्टीप्लाई बाई 245.02, तो इससे आंसर क्या आता है, इससे आंसर आता है 20,826.7 PKR, ठीक है। तो इतनी रुपीज़ बन जाती है। फिर इसके बाद है पार्ट ई, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, 455 US डॉलर। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, 455 मल्टीप्लाई बाई 1 US डॉलर। तो 1 US डॉलर का रेट हम लगाएंगे यहाँ पर, और इसको हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 US डॉलर कितने का है, वो है 221.01 PKR। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 455 मल्टीप्लाई बाई 221.01, तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर इस तरह आता है, 1,559.55 PKR। फिर इसके बाद है पार्ट एफ, तो इसको सॉल्व करते हैं, 890 कैनेडियन डॉलर। तो 890 मल्टीप्लाई बाई 1 कैनेडियन डॉलर, तो 1 कैनेडियन डॉलर का रेट क्या है पाकिस्तानी रुपीज़ में, वो है मल्टीप्लाई बाई 160, 1 कैनेडियन डॉलर 160.82 PKR है, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 890 मल्टीप्लाई बाई 160.82, तो इससे आंसर आ रहा है हमारा 1,43,129.8 PKR। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। तो ये है पार्ट एफ। फिर इसके बाद जो है दो पार्ट्स और हैं, पार्ट जी। पार्ट जी क्या है, वो है 23 यूरो, और पार्ट एच है वो है 456 ब्रिटिश पाउंड है, ठीक है। तो आपने ये दोनों खुद से ट्राई करने हैं, सेम इसी तरह। इसके साथ हमने 1 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई बाई 1 यूरो, तो फिर हमने 1 यूरो का वैल्यू लगाना है 215.37। और इसके बाद पार्ट एच, तो इसके साथ भी सेम वही तरीक़ा करना है कि इसके साथ हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे और 1 GBP की वैल्यू लगाएंगे, और फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमारा आंसर आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसको समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है कन्वर्ट द फॉलोइंग अमाउंट गिवन इन PKR टू द मेंशन्ड करेंसीज, यूज अपडेटेड करेंसी रेट फ्रॉम इंटरनेट। जो क्वेश्चन नंबर 9 था तो इसमें हमने क्या किया था, हमें अदर मुल्क की करेंसी दिए गए थे और इसको हमने पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करने थे। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अब हमें जो अमाउंट दिए गई है इसको PKR में दिया गया है, मतलब पाकिस्तानी करेंसी में दिया गया है और इसको हमने कन्वर्ट करना है, जिसको भी मेंशन करेंसी इसके साथ लिख के, मतलब अगर इसको कहेगी कि ये USD US डॉलर में कन्वर्ट करने हैं तो हम इसको US डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, या अगर ब्रिटिश पाउंड में है तो ब्रिटिश पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, या कैनेडियन डॉलर में, या यूरो में। तो जो इसके साथ जो भी मेंशन करेंसी है तो इसको हम PKR से वही करेंसी में हम कन्वर्ट करेंगे। इसमें पहला पार्ट ए है 456 PKR को हमने US डॉलर में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन ही रिलेशन से मैंने 1 PKR का वैल्यू फाइंड आउट किया है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए ये किस तरह फाइंड आउट हुए है, यहाँ पर देखिए 1 US डॉलर बराबर है, इसका रेट कितना है 221.01 PKR। अगर हम यहाँ पर 1 लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये दोनों साइड्स को हम इसी नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम इक्वेशन को एक साइड को किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं सेम नंबर से, तो जो लेफ्ट साइड या राइट साइड में जो तो सेम नंबर होते हैं वो हमेशा कैंसिल होते हैं और इससे हमारा आंसर क्या आता है 1 ही आता है। तो हम इसको 1 बनाने के लिए इक्वेशन की दोनों साइड को क्या करेंगे 1 से 221.01 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 1 डिवाइड होगा किससे, अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं 221.01 से तो इससे आंसर आता है 0.0045 और यहाँ हम इसके साथ लिखेंगे USD US डॉलर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आता है 1 PKR। तो यहाँ पर देखिए इससे एक रिलेशन आ गया कि 1 PKR 0.0045 US डॉलर के बराबर है। तो इस तरह मैंने यह सर रिलेशन फाइंड आउट किया है। फिर यह से मैंने अगर हम इक्वेशन की दोनों साइड को अब किससे डिवाइड करें 245.02 तो इससे 1 PKR बराबर होगा 0.0040 ब्रिटिश पाउंड। फिर इसके बाद कैनेडियन डॉलर, तो अगर हम इसको 160.82 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड से तो ये इससे 1 बन जाएगा, और अगर 1 को इससे डिवाइड करते हैं 160.82 तो इससे फिर क्या आंसर आता है 0.0062। तो ये सारे मैंने इसी तरह फाइंड आउट किए हैं 1 PKR के लिए, ठीक है। अब हम इनका यूज़ करेंगे और इसकी मदद से ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या है, सोल्यूशन को देखें 456 PKR टू US डॉलर। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 456 मल्टीप्लाई बाई 1 PKR, ठीक है। तो अब 1 PKR की जगह हम क्या लगाएंगे, इसको हमने US डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए हम US डॉलर के साथ 1 PKR का रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ पर है 1 PKR इज इक्वल टू 0.0045 US डॉलर। तो हम यहाँ पर इस तरह लगाएंगे 456 मल्टीप्लाई बाई 1 PKR की जगह हम यही लगाएंगे 0.0045 US डॉलर। तो इससे अब हम क्या करेंगे 456 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0045 से, तो इससे आंसर क्या आता है 2.052 US डॉलर। तो ये था इसका पार्ट ए। अब पार्ट बी को देखिए सेम इसी तरह है, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं 777 PKR टू कैनेडियन डॉलर। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे कैनेडियन डॉलर में 777 मल्टीप्लाई बाई 1 PKR हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 777 अपनी जगह मल्टीप्लाई बाई 1 PKR का रिलेशन हम कैनेडियन डॉलर से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 PKR इज इक्वल टू 0.00
0.0062 कैनेडियन डॉलर। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। 777 मल्टीप्लाई बाई 0.0062, तो इससे आंसर क्या आता है 4.8174 कैनेडियन डॉलर। तो इससे हमारा आंसर ये आ गया। पार्ट सी है 89 PKR टू यूरो। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसकी जगह हम इस तरह लिखेंगे 89 मल्टीप्लाई बाई 1 PKR। तो 89 मल्टीप्लाई बाई, अब PKR का रिलेशन 1 PKR का रिलेशन हमने यूरो के साथ देखना है। तो यहाँ पर देखिए 1 PKR इज इक्वल टू 0.0046। तो हम इसके साथ इस तरह लिखेंगे 0.0046 और यूरो इसके साथ लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 89 और 0.0046 को मल्टीप्लाई करेंगे। 89 मल्टीप्लाई बाई 0.0046, तो इससे आंसर आता है 0.4094 यूरो। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद है पार्ट डी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको 128 PKR को हम ब्रिटिश पाउंड में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 128 मल्टीप्लाई बाई 1 PKR। तो 128 मल्टीप्लाई बाई 1 PKR बराबर है 0.0040 GBP। तो हम इसकी जगह ये वैल्यू लगाएंगे 0.0040 GBP, ठीक है। अब हम 128 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0040 के साथ, ठीक है। तो इससे आंसर आता है 0.512 GBP। तो ये था पार्ट डी। अब है पार्ट ई। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 778 मल्टीप्लाई बाई 1 PKR। तो अब हम क्या करेंगे, इसको US डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। 778 मल्टीप्लाई बाई 1 PKR USD का क्या रिलेशन है कि 1 PKR बराबर है 0.0045। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 0.0045 US डॉलर। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 778 मल्टीप्लाई बाई 0.0045। तो इससे आंसर क्या आता है 3.501 और US डॉलर। फिर इसके बाद जो है पार्ट ई के बाद है इसका पार्ट एफ कि बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। पार्ट एफ को देखिए। पार्ट एफ क्या है 765 PKR टू कैनेडियन डॉलर। तो बिल्कुल इजी है। तो हम क्या लिखेंगे 765 मल्टीप्लाई बाई 1 PKR। तो इसके बाद 765 मल्टीप्लाई बाई 1 PKR की रिलेशन हम कैनेडियन डॉलर के साथ देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 PKR इज इक्वल टू 0.0062 और कैनेडियन डॉलर, ठीक है। तो अब हम 765 को मल्टीप्लाई करेंगे। 765 मल्टीप्लाई बाई 0.0062 के साथ आंसर क्या आता है 4.743 कैनेडियन डॉलर, ठीक है। तो ये था पार्ट एफ। फिर इसके बाद है पार्ट जी, ठीक है। पार्ट जी क्या है कि 200 PKR टू यूरो। तो सेम इस तरह प्रोसेस है। हम इसके साथ क्या करेंगे 200 मल्टीप्लाई बाई 1 PKR। तो 1 PKR की वैल्यू का रिलेशन जो है हम यूरो के साथ देखेंगे। 1 PKR इज इक्वल टू 0.0046। तो इस 1 PKR की जगह हम क्या लगाएंगे 200 मल्टीप्लाई बाई 0.0046 लगाएंगे, ठीक है, और यूरो लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारा आंसर आएगा। तो ये आपने खुद करना है। फिर इसके बाद है पार्ट एच जो कि बिल्कुल इसी तरह है 989 PKR टू ब्रिटिश पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सेम इस तरह का प्रोसेस है जिस तरह हमने ये पिछले वाले क्वेश्चन में किया है।
तो हम क्या करेंगे 989 मल्टीप्लाई बाई 1 PKR लिखेंगे। अब 1 PKR की जगह हम GBP का जो रिलेशन है वो लगाएंगे। तो 1 PKR इज इक्वल टू 0.0040 GBP। तो हम इसकी जगह ये वैल्यू लगाएंगे और फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमारा आंसर आएगा। तो ये भी आपने खुद करना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इस रिव्यू एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने लिखा है आइडेंटिफाई द प्रोपोर्शन फ्रॉम द गिवन टेबल एंड देन प्लॉट द ग्राफ। हमें दो टेबल दिए गए हैं, ठीक है। मैंने पहला टेबल जो है वो ड्रा किया है। टेबल को हमने देख लेना है कि ये टेबल जो है ये कौन सा प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स है, ठीक है। और फिर इसको हमने क्या करना है ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है, इसका हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज आ रही है तो इसके साथ दूसरी क्वांटिटी में भी इंक्रीज आएगी, या अगर एक क्वांटिटी में डिक्रीज आ रही है तो इसके साथ दूसरी क्वांटिटी में फिर क्या आएगी डिक्रीज आएगी, ठीक है। तो इसको हम सेम प्रोपोर्शन भी कहते हैं, ठीक है। फिर अगर ये तो था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर इसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो इसमें क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज आ रही है तो दूसरे में डिक्रीज आ रही है, ठीक है। इसके साथ अगर एक क्वांटिटी में पहले क्वांटिटी में डिक्रीज आ रहा है तो इसके बदले जो है वो दूसरी जो क्वांटिटी है तो इसमें क्या आएगी इंक्रीज आएगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो इसको हम फिर क्या कहेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है एक्स की वैल्यू को देखिए। एक्स की वैल्यू पहले क्या है 3, तो इसके साथ जो है वाई की वैल्यू 9 है। 3 से एक्स की वैल्यू आई की गई है 4 तक, तो 3 से 4 तक आ गई, तो ये वैल्यू 9 की वैल्यू 9 से 12 तक, तो इसमें इंक्रीज आई है, तो 9 से यही 12 तक आ गया, तो इसमें भी इंक्रीज हो। फिर 4 से 5, 12 से 15, 5 से 6 और 15 से 18। अगर देखा जाए कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू में इंक्रीज आ रही है तो इसके साथ साथ जो वाई की वैल्यू है इसमें भी इंक्रीज आ रही है, तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो प्रोपोर्शन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे एज, या इस तरह लिखेंगे कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल। टेबल से ये बात बिल्कुल क्लियर है दैट एज द वैल्यू ऑफ x increases then the value of y also increases। मतलब ये है कि जैसा x की वैल्यू में इंक्रीज आ रही है जैसे, तो इसके साथ साथ जो है y की वैल्यू में भी क्या आ रही है इंक्रीज आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोपोर्शन क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सो इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये हमारे साथ क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अब हम क्या करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे नाउ ग्राफ ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये जो टेबल है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो इसका हम अब क्या बनाएंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हमने पिछली वीडियोज़ में कहा था कि जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इसका ग्राफ हमेशा क्या आता है एक स्ट्रेट लाइन ही आता है। तो यहाँ पर मैंने अब ग्राफ बना लिया है, ठीक है। तो अब हम इस पॉइंट्स को जो है वो प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं ग्राफ में, ठीक है। ये इसका ओरिजिन है। एक्स एक्सिस में ओरिजिन से राइट साइड जो है ये नंबर्स पॉजिटिव होते हैं और इसके साथ जो ये लेफ्ट साइड जो नंबर होता है ये नेगेटिव। इस तरह ओरिजिन से जो वर्टिकल लाइन है तो
अप साइड जो वाई एक्सिस होता है तो ये पॉजिटिव है, और ये जो नीचे वाला वाई एक्सिस है ये क्या है, ये सारा वाई एक्सिस है, लेकिन ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव नंबर और ओरिजिन से नीचे नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है सेम डिस्टेंस पर ये नंबर प्लॉट किए, 1 मतलब इसके दरमियान गैप एक जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 1 1 का गैप रखा है, और यहाँ पर मैंने कितना रखा है 3 3। हम इसमें 1 1 2 2 जो भी मर्जी है हमारी, हम गैप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ज़्यादा गैप इसलिए रखा है क्योंकि फिर बोर्ड पर ये प्लॉट नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलो इसको प्लॉट करते हैं। तो इसके यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या है 3, तो इसके साथ y की वैल्यू 9 है। तो x की वैल्यू यहाँ 3 है, तो इसके साथ y की वैल्यू क्या है 9। तो 3 से हम स्टार्ट करेंगे 9, यहाँ से 9 देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस तरह कर लेते हैं, 3 है तो यहाँ पर 9, तो यहाँ पर पॉइंट आता है, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है 3 9। फिर इसके बाद क्या है, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 12। x की वैल्यू अब यह 4 है, ठीक है, तो y की वैल्यू 12। तो हम यहाँ इसके साथ देखेंगे तो यह पॉइंट आता है। फिर इसके बाद क्या है कि यह पॉइंट आता है। फिर इसके बाद देखेंगे कि y की x की वैल्यू 5 है, तो इसके साथ y की वैल्यू क्या है 15। तो हम यहाँ से देखेंगे और इस तरफ तो 5 और यहाँ से 15, तो यहाँ पर आता है। ठीक है, फिर इसके साथ x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 18, तो यहाँ से और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर 18। ठीक है, तो अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक स्ट्रेट लाइन जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट करता है। अब ये है इसका दूसरा टेबल, तो अब हम इसको चेक करेंगे कि ये जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल को देखिए, x की वैल्यूज चेक करें, यहाँ पर -6 है, फिर 12 है, तो -6 से 12 ग्रेटर है, तो 12 से -8 जो है वो स्मॉलर है। इस तरह -8 से ग्रेटर है -1, तो ये एक ख़ास तरतीब में नहीं है, एक ख़ास ऑर्डर में नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि ये टेबल दोबारा प्लॉट करेंगे, इसको दोबारा लिखेंगे और इसको एक ख़ास तरतीब देंगे। मतलब क्या कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग में, क्योंकि इसमें एक ख़ास तरतीब बन जाए, फिर इसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, -6 12 -8 -1। तो सबसे जो x की स्मॉलर वैल्यू है वो क्या है -8, तो -8, तो y की वैल्यू क्या है -3। ठीक है, इसको एक ख़ास तरतीब देते हैं। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे -6, और -6 के करस्पॉन्डिंग y वैल्यू क्या है -4। इसके बाद है -1 लिखेंगे, तो इसका करस्पॉन्डिंग y वैल्यू क्या है -24। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे 12, जो कि सबसे ग्रेटर वैल्यू है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है y की, वो है 2। अब हम इसको देखेंगे, इसको एक ख़ास तरतीब मिल गई। अब हम देखेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स। तो यहाँ पर देखिए, जब x की वैल्यू -8 है तो y की वैल्यू -3 है, तो x की वैल्यू इंक्रीज हुई है, कहाँ पर -6 से -6 तक आ गई। ठीक है, इंक्रीज हुआ है इसमें, तो यहाँ पर -3 से y की वैल्यू -4 तक आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि -3 से -4 तक आ गई, तो इसमें डिक्रीज आई है। तो x में इंक्रीज आई है, तो x में डिक्रीज। इसके बाद x फिर से इंक्रीज हुआ है, -1 तक आ गया, तो y जो है वो फिर से डिक्रीज हो गया, -24 तक चला गया। इसके बाद x जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, कहाँ तक आ गया है 12 तक। ठीक है, तो -24 से इसमें फिर भी क्या आ गई है, इसमें फिर भी इसमें भी इंक्रीज आ गई है। ठीक है, इसमें भी इंक्रीज, इसमें भी इंक्रीज आ गई है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो वैल्यूज़ है, अगर इसमें इंक्रीज आई है तो इसमें डिक्रीज आई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास जो रिलेशन बन जाता है, ये कौन सा रिलेशन है, ये है इनवर्स। तो हम इस तरह लिखेंगे, इट इज़ क्लियर from the table that
एज एक्स increases then y decreases। जैसा x इंक्रीज हो रहा है तो y में डिक्रीज आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। सो द रिलेशन इज इनवर्स। ये जो रिलेशन बन रहा है वो ये कौन सा रिलेशन है? ये इनवर्स रिलेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ ऑफ दिस रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, या दिस प्रोपोर्शन का हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इस प्रोपोर्शन का हम ग्राफ अब प्लॉट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक्सिस जो है वो ड्रा किए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस टेबल की मदद से हम जो है वो ग्राफ जो है वो प्लॉट करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है -8, तो इसके साथ वाई की वैल्यू -3, तो एक्स नेगेटिव यहाँ पर है, ठीक है। तो ये एक्स यहाँ पर -8 और वाई की वैल्यू क्या है -3, तो -2 और -4 के दरमियान क्या होगी -3। तो चलो हम एक डॉट यहाँ पर कर देते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है -8 -3। फिर इसके बाद क्या है -6, एक्स की वैल्यू -6 है, ये -6, तो वाई की वैल्यू क्या है -4। तो यहाँ पर देखिए -6, वाई की वैल्यू है -4। तो हम चलो यहाँ पर एक डॉट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, एक्स की वैल्यू -1, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 होगा, तो चलो हम यहाँ पर रख देते हैं -1। तो y की वैल्यू क्या है -24 यहाँ पर है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, x की वैल्यू 12 पॉजिटिव, तो 12 यहाँ है। तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है जो कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर आएगा। हाँ, अब हम इसको मिलाएंगे इन पॉइंट को। तो यहाँ पर देखिए ये किस तरह बन जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, बल्कि एक कर्व लाइन आएगा। इसका ग्राफ तकरीबन इस तरह आता है। तो यही है इसका ग्राफ। तो ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि एक कर्व लाइन है, ठीक है। तो ये था क्या रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 3 का रिव्यू एक्सरसाइज था, और ये इसमें लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।